दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है दीपक कुमार शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक से अवगत कराना चाहूँगा जो कि एज ए HR प्रोफेशनल हम सभी लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ दे रहता है, बड़ा परेशान करता है हमें। और इस टॉपिक का नाम है मैन पावर। मैन पावर को हम कैसे रोकें अपनी कंपनी में, मैन पावर को कैसे मैनेज करें हम अपनी कंपनी में, किस तरह से मैन पावर को हम रोक सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है एज ए HR, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मशीन को रन करवाना, और मशीन जब भी रन होगी जब मैन पावर होती है। तो ये बड़ा परेशानी वाला टॉपिक भी है, बट बड़ा आइनिकली टॉपिक भी रहता है कि अगर मैन पावर है तभी मशीन चलेगी, मशीन चलेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो कंपनी कस्टमर के शेड्यूल पूरे कर पाएगी, और जब कस्टमर के शेड्यूल होंगे तभी बिजनेस मिलेगा। बट अल्टीमेटली जो सारी जो चेन है अल्टीमेटली घूम फिर के आती है मैन पावर पे, स्किल्ड और अनस्किल्ड, दो कैटेगरी की मैन पावर पे। तो अगर आपने देखा होगा, अनुभव भी आपने किया होगा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैन पावर की होती है वो हमारे 3 ऐसे रीजन होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक अगर हम बात करते हैं तो होली से फेस्टिवल, फिर उसके बाद वेडिंग सीजन आ जाता है, और उसके बाद रहा कुचा बचा हार्वेस्टिंग सीजन भी उसमें आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मार्च में ही जनरली होली पड़ती है, तो मार्च से लेकर फिर अप्रैल में मैरिज आ जाती है, और मई जून में फिर ये हार्वेस्टिंग सीजन रह जाता है। तो मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने किसी भी HR वाले व्यक्ति के लिए इतने परेशान करने वाले होते हैं, जिसमें कि किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाए वो सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो आज मैंने सोचा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, तो मैं आपके साथ साझा करूं, आपके साथ शेयर करूं, और मैं कोशिश करूं कि आपको सपोर्ट कर सकूं कि किस तरह से वो आइडिया आपको मिले जिसमें कि मैन पावर को हम कैसे रिटेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं तो, और जनरली और भी सेक्टर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मैन पावर होती है वो ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90%, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मोर देन 90% जो मैन पावर होती है वो यूपी और बिहार यहाँ से बिलोंग करती है। और जब ये 2 रीजन हमारे मेजर ऐसे होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, सबसे ज़्यादा मैन पावर आपको यहीं से मिलती है। उसके बाद फिर वो राजस्थान है, उड़ीसा है, झारखंड है, इसके अलावा राजस्थान है, डिफरेंट जगह से फिर मैन पावर रहती है। बट मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंपनी के लिए, मैन पावर इन 2 रीजन से, इन 2 स्टेट से होती है, यूपी और बिहार से। तो अब जैसे ये फेस्टिवल सीज़न आते हैं, होली है, वेडिंग सीजन आ जाते हैं, फिर हार्वेस्टिंग है, उसके बाद फिर अगर मैं बात करता हूँ तो जून जुलाई अगस्त में थोड़ा सा रक्षाबंधन है, इस तरह से इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे जब दिवाली आती है, दिवाली पे मैन पावर का इतना बूम रहता है कि वो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आपने कुछ सोच के रखा है मैन पावर को और वो सडन से डाउन हो जाए, तो प्रोडक्शन कैसे आप करेंगे। अब ऐसे ही जब दिवाली आती है तो दिवाली का जो सीज़न होता है, दिवाली के बाद जो छठ पूजा आती है, तो छठ पूजा पे अगर आप देखेंगे तो बिहार का हर व्यक्ति छठ पूजा पे अपने घर जाना चाहता है। जब हर व्यक्ति घर जाएगा तो फिर मशीन कैसे चलेंगी। और ऐसे ही ईस्ट यूपी की अगर बात करते हैं तो वहाँ भी छठ पूजा का काफ़ी चलन है, हालांकि इधर वेस्ट में इतना नहीं है बट ईस्ट में ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली जो 90% पॉपुलेशन है हमारी जो मूव कर जाती है फेस्टिवल की सीज़न की वजह से, तो बड़ी परेशानी होती है हमें HR को कि किस तरह से हम अपनी मैन पावर को सस्टेन करें। तो कुछ आइडिया हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से उसको आप अपने यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हो, लागू कर सकते हो, जिससे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आपका शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप सोचेंगे कि ये आइडिया तो हमें पहले ही पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए वो मैं आपके साथ साझा करूँ। अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट होता है, वो सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि आप जब अपनी मैन पावर को सस्टेन करना चाहेंगे, रिटर्न करना चाहेंगे, तो वो क्यों रुके, मैन पावर क्यों रुके। क्योंकि हर बंदा फेस्टिवल पे अपने घर जाना चाहता है। तो उसमें कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम अपनी मैन पावर को थोड़ा सा रिटेन कर सकते हैं।
सबसे बड़ा जो अहम भूमिका इसमें रहती है वो रहती है अटेंडेंस इंसेंटिव स्कीम की। कुछ कंपनी अटेंडेंस इंसेंटिव स्कीम में 1000 रुपये या 2000 रुपये इस तरह से अपने वर्कर को देते हैं और कुछ तय सीमा तक वो निश्चित करते हैं कि अगर आप लेट से कि अगर 15 तारीख की होली है तो आप एक हफ्ते तक अगर इस दौरान अगर वापस आ जाते हैं तो आपको एक्स अमाउंट या वाई अमाउंट दिया जाता है। कुछ कंपनी क्या करती हैं कि मील सिस्टम करती हैं। मील सिस्टम में अगर उनको बोला जाता है कि आप तय सीमा के अंदर अगर आप कंपनी में वापस आते हैं तो आपको XYZ अमाउंट का धनराशि की जो मील होगा यानी कि आपकी जो राशन होगा वो राशन कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो बहुत से एम्प्लॉय उसमें भी लुभावने रहते हैं कि ठीक है जितना मेरा 1000 रुपये की अगर मैं बात करता हूँ लेकिन अगर राशन मेरे को ज़्यादा मिल जाता है, 2 महीने का राशन अगर कंपनी देती है तो उससे कंपनी को 2 फायदे होते हैं। एक तो वो पुण्य भी कमा सकती है राशन दे के, और दूसरा क्या है अपने वर्कर से उनको सस्टेन कर सकती है। फिर मेरा ऐसा मानना है कि अगर जब हमें पता है कि मैन पावर कम होने वाली है, चाहे वो फेस्टिवल सीजन पे हो या हार्वेस्टिंग सीजन पे हो, तो हम बल्क में हायरिंग पहले ही शुरू कर दें। अब इसमें बहुत से कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन आता है कि मैन पावर अगर लेट से आपको 500 मैन पावर चाहिए और आपने अगर 550 मैन पावर यानी 50 बंदे अगर एक्स्ट्रा रख लिए तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा जाती है। लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे और जो आप एब्सेंटिज्म अपना जब काउंट करेंगे तो जो 50 बंदे आपने एक्स्ट्रा रिक्रूट किए थे उनकी जो कॉस्ट और जो बंदे एट्रिशन में गए, एब्सेंटिज्म में छोड़ के गए, तो उनकी जो कॉस्ट वहाँ पे जो सेव हो रही है और यहाँ पे जो आप बंदे रिक्रूट कर रहे हो तो उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही पड़ती है। इतना ज़्यादा वर्डन नहीं पड़ता है अगर आप देखेंगे। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटर है कि आप पहले से बल्क हायरिंग करना शुरू कर दें, जिससे कि आपको जब मैन पावर आपकी डाउन हो तो बल्क हायरिंग वाला मैन पावर आपको सपोर्ट कर सके। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 1-to-1 डिस्कशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। 1-to-1 डिस्कशन में क्या है कि कुछ लेवल पे HR ऐसे बैठे होते हैं कि ठीक है मेरे को वर्कर से क्या बात करनी और मैं अपना डेडिकेशन किसी और को बोल देता हूँ, वो उसको जाके 1-to-1 डिस्कशन करेगा। लेकिन ये बड़ा आजमाया वो फंडा है कि अगर आप वर्कर से 1-to-1 डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, अपने लेट्स से इफ़ यू अगर आप एक कॉर्पोरेट HR हेड हैं या हेड HR हैं तो आप अपनी टीम के साथ, अपने मैनेजर HR के साथ, एग्जीक्यूटिव HR के साथ, असिस्टेंट HR के साथ, HR ऑफिसर के साथ हर HR को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और हर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो अपने टारगेट बेसिस, पूरा स्ट्रक्चर बेसिस पे अगर आप उनको टारगेट देंगे कि आपको हर बंदे से 1-to-1 डिस्कस करना है, उनकी लीव का प्लान करना है, वो कब जा रहे हैं, वो कब आ रहे हैं, किस तरह से उनका आने का जाने का, किस तरह किस मतलब ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या कैसे मूव कर रहे हैं, उनका आने जाने का कितना टाइम लगता है। अगर आप देखेंगे ना, पूरा एनालिसिस करेंगे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आई एम वेरी श्योर। 2 चीज़ होंगी, एक तो आपका जो वर्कर है उससे आपका कनेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो देखेगा कि जो साहब चेयर पे बैठे रहते हैं, जो नीचे कभी शॉप फ्लोर पे नहीं आते या कभी हमसे बात नहीं करते, इस टाइम पे आके हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब उसको भी अच्छा फील होगा। और ये बड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप कनेक्ट करते हैं उस बंदे के साथ तो उसके एक इमोशनल टच आता है, जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ही इतना बड़ा हथियार है कि एज ए HR हम उसको जब यूज करते हैं तो यकीन मानिए जो बंदे छुट्टी पे जा रहे होते हैं ना, वो भी अपनी छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। जी हाँ, बड़ा पक्का सॉलिड प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इमोशनल कनेक्ट बना के रखें अपने वर्कर के साथ। ऐसे नहीं जी मैं तो सब कुछ हूँ, मैं क्यों जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप एक लेवल पे बैठे होते हो, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोडक्शन में सपोर्ट करना है, मशीन चलानी है, आपको मैन पावर अवेलेबल करनी है। HR का तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही यही है कि मैन पावर अवेलेबल होनी चाहिए। अब उसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर देखते हैं इसके बाद जो सबका सपोर्ट होता है वो होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट अगर आपको सपोर्ट करती है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट को भी अपना लॉस बर्दाश्त नहीं है। वो भी नहीं चाहेगी कि मेरा किसी भी चीज़ में लॉस हो, तो वो भी HR को सपोर्ट करती है। वो भी कोशिश करती है कि मैं ऐसे क्या क्या नई स्कीम्स लेकर आऊँ जो कि
मैं अपने एचआर को सपोर्ट करूं जैसे कि मेरे वर्कर्स रिटेन हों। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए, उनका बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है इन चीज़ों में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि होती है प्रोडक्शन हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है कि एज ए एचआर जब हम मैन पावर जैसे तैसे करके मैन पावर लेकर आते हैं कंपनी में, उनको मैन पावर को लाइनों पे देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के जो बंदे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जी मैन पावर देना तो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैन पावर को रिटर्न करना भी एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मानते हैं एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन पावर को टेक केयर करने के लिए एचआर की। बट जब हम एक बंदे को प्रोडक्शन में सपोर्ट के लिए सौंपते हैं तो ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको अपने बंदे को कैसे रोकना है, क्योंकि जब वो अपने बंदे को रोकेंगे, जब तक वो ठानेंगे नहीं। एक कॉन्सेप्ट बड़ा प्रचलन में आजकल ट्रेंड में है, माई मैन माई मशीन या माई मशीन माई मैन, मेरा बंदा मेरी जिम्मेदारी। एचआर की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है। अगर कंपनी में रेवोल्यूशन आता है और प्रोडक्शन हेड मैनेजमेंट के सपोर्ट से, एचआर के सपोर्ट से या प्रोडक्शन बिजनेस हेड के सपोर्ट से ये ठान लेते हैं एचआर ने बंदा दे दिया, अपना काम कंप्लीट हो गया, बट इस बंदे को रिटर्न करना मेरी जिम्मेदारी है। जब वो इस तरह से सोच लेते हैं मेरी जिम्मेदारी है, कसम से वो बंदा कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एचआर का इमोशनल कनेक्ट, उस प्रोडक्शन सुपरवाइजर का इमोशनल कनेक्ट, प्लांट हेड का इमोशनल कनेक्ट, तो बंदा क्यों जाएगा? बंदा छोड़ के क्यों जाता है? बंदा छोड़कर दो रीजन की वजह से जाता है, या तो पैसों की वजह से जाएगा या कंपनी के व्यवहार की वजह से जाएगा। कंपनी व्यवहार कौन है? हम और आप। तो ये हम लोगों को देखना है कि बंदों को कैसे रोकना है। ना तो प्रोडक्शन हेड चाहता, ना प्लांट हेड चाहता कि मेरे प्लांट में लॉस हो मैन पावर की वजह से, और ना ही एचआर चाहता है, क्योंकि एचआर की तो जिम्मेदारी है, बस साथ साथ में प्रोडक्शन हेड की भी जिम्मेदारी है। ये बहुत प्रैक्टिकल टैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि ये प्रूफ फूड है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। अब होता क्या है, जब एचआर मैनेजमेंट और प्रोडक्शन प्लांट हेड जब सपोर्ट करते हैं ना इन चीज़ों के लिए, जब एज ए टीम इकट्ठा काम करते हैं, इकट्ठा एक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो यकीन मानिए कि जो बंदे जिन्होंने लीव प्लान की हुई ना, वो भी अपनी लीव कैंसिल कर देते हैं। जी हाँ, ये बड़ा फैक्ट है, वो भी लीव कैंसिल कर देते हैं और ये ऐसा होता है। आप कोशिश करिएगा, आजमा के देखिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक बड़ा बेनिफिट होता है जिसको वो ट्रस्ट बोलते हैं। ट्रस्ट क्या है कि मान लीजिए जब हम 1-to-1 डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि जिन बंदों को छुट्टी पर जाना है, जिन बंदों को लीव पर जाना है, तो बड़ी क्लियर बात है, जिन बंदों को लीव पर जाना है वो तो जाएंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। वो ना तो एचआर के, ना प्रोडक्शन के, ना मैनेजमेंट के किसी भी सपोर्ट में आके नहीं रोकेंगे, इनको जाना है। बट जो बंदा जा रहा है और वो कह के जा रहा है कि जी मैं 10 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ, और अगर वो 11वें दिन आ जाता है तो वो बड़ा ट्रस्ट वाला एक फैक्ट होता है, बड़ा अप्रिशिएबल होता है। उसके लिए भी आप एक स्कीम रख सकते हो। अटेंडेंस इंसेंटिव आपने रखी कि आप 1 तारीख से 30 तारीख तक रहोगे तो मैं आपको भला अमाउंट या 1000 2000 जो भी आपने डिसाइड किया XYZ मील वो आप दोगे। बट इसके अलावा जो बड़ा टेक्निकल बेनिफिट्स है मैन पावर को रोकने का, वो ये है कि जो बंदा ये बोल के जाता है जी मैं 1 तारीख को छुट्टी से 10 तारीख तक छुट्टी पर रहूँगा, और अगर वो 11 तारीख को आ जाता है तो आप उसके लिए इंसेंटिव स्कीम ज़रूर रखिएगा। ट्रस्ट में बहुत काम आती है, और ये आप देखना ये होगा, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करके बोल रहा है कि मैं 11 तारीख को आ जाऊँगा। आप भी उसके पेपर के बेसिस पे, उसके ट्रस्ट के बेस पे आप मान के चल रहे हो कि मैं वो बंदा 11 तारीख को आ जाएगा। ऐसे ही 100 बंदे, अगर 100 बंदों ने प्लान किया मैं 11 से लेकर 15 तक इस बीच में आ जाऊंगा, तो आप अपनी मैन पावर प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। इससे आपको प्रोडक्शन भी हैम्पर नहीं होगा, आपका माइंड मेकअप होगा। आप बल्क हायरिंग जो आपने पहले किए हुआ तो वो आप उसको सोच के चलोगे कि जो बंदे लीव पे जा रहा है, एब्सेंटेजम जा रहा है, एट्रिशन जा रहा है, तो हायरिंग भी आप उसी हिसाब से करोगे, जिससे कि कल को अगर ये बंदे एकदम बूम हो जाते हैं तो मेरा जो हायरिंग किया हुआ जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लगभग 19-20 रहेगा।
ऐसा नहीं कि 15-19 हो जाए, नहीं, 19-20 ही रहता है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद जो सबसे बड़े आपके बिजनेस पार्टनर हैं, सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर वो हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर। इस समय पे अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको सपोर्ट में लेके, उनको मोटिवेट करके, मैं नहीं कहता कि आप मॉनिटरी करो या नॉन मॉनिटरी करो, जो भी आपको लगता है, पार्टी दे दो कहीं उनको यार, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो कि जी 100% मैन पावर होगी तो मैं हम पार्टी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। XYZ जो भी आपको XY रीजन होता है, पर जो टेक्निकल टैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर को जब आप कॉन्फिडेंस में लेते हो ना, तो उनके साथ जो बंदे होते हैं ना, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर, उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि धरातल पे तो वही, ग्राउंड लेवल पे तो वही है। जो बंदा ग्राउंड लेवल पे है तो आप उसके थ्रू चलेंगे ना, उसको तो पूरा पिन पता है। कॉन्ट्रैक्टर जो ओनर्स होते हैं आजकल टाइम पे, उनको कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोलते, उनको बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। तो बिजनेस पार्टनर जो मैन पावर सप्लाई बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो अपने सुपरवाइजर से कनेक्ट में रहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो गैप हो सकता है ना कहीं। तो कम्युनिकेशन गैप को ऑप्शन ही मत छोड़ो आप, कम्युनिकेशन गैप होना ही नहीं चाहिए। जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्टर यानी बिजनेस पार्टनर सप्लायर आपके और उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, उनके लिए इंसेंटिव स्कीम जरूर रखो आप, उससे बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सुपरवाइजर जब भी देखेगा कंपनी मेरे लिए कुछ सोच रही है, तो मेरे को भी कुछ कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। सैलरी तो उसको मिल ही रही है, डेली वो सुन ही रहा है आप लोगों की। मैन पावर कम होती है तो HR की भी सुननी है उसको, प्लांट हेड की भी सुननी है, तो वो उसको भी नहीं अच्छा लगता ना सुनना। उसकी भी कोशिश ये रहती है ना कि वो भी कंट्रीब्यूट करे। बड़ी सीधी सी बात है, 4 पार्टी होती हैं। एक पार्टी होती है मैनेजमेंट, एक पार्टी होती है HR, एक पार्टी होती है प्रोडक्शन प्लांट, और चौथी पार्टी होती है ये मैन पावर सप्लाई। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन ये होता है कि कैसे भी करके हमें प्रोडक्शन को रन करना है, बिजनेस को इम्पोर्ट करना है और अपने कस्टमर के शेड्यूल को पूरा करना है। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है। इसके बाद एक फैक्ट और है जो कि बड़ा प्रैक्टिकल है और ये भी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। अगर आपके प्लांट में फीमेल एम्प्लॉय नहीं है, फीमेल वर्कर नहीं है, इंट्रोड्यूस करो, आप करके देखो। अब इसमें ये बहुत सी कंपनियों का रेजिस्टेंस आ जाता है कि जी हमारे यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की दिक्कत होती है, फीमेल को कौन देखेगा, किस तरह से करेगा। तो जी वो आपका कॉल है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। बट मेरा मानना ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, कंपेरेटिवली जो वुमेंस फैसिलिटीज़ होती हैं ना, जो वुमेंस मैन पावर होती है, वो ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको एक टारगेट रहता है, उनको अपने परिवार को भी चलाना है, उनको अपने बच्चों को भी देखना है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, मैन क्या है, वो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो सब जो मैन पावर होती है, उनका ये है कि कैसे भी करके दिहाड़ी पूरी करनी है, शाम को जाना है, बच्चों को या परिवार को चलाना है। लेकिन फीमेल्स का क्या है, उसको फैमिली भी देखनी है, उसको अपने बच्चों को भी देखना है। डेडिकेटली उनका एक थॉट रहता है किसी तरीके से कि मुझे कंपनी में अपना 100% देना है, और ये फुल प्रूफ है, ये है इस तरीके का। तभी आज के आप टाइम पे अगर देखेंगे तो बहुत सी कंपनियां ने जो फीमेल मैन पावर को डिप्यूट किया हुआ है। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल्स को नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे आते हैं कि आप केवल उनको डे शिफ्ट में रख सकते हो, नाइट शिफ्ट में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है। फिर जब आप फीमेल्स को रखते हो तो लेडी गार्ड भी चाहिए आपको, उनको सपोर्ट करने के लिए लेडी सुपरवाइजर भी चाहिए। उस हिसाब से लेडीज़ के लिए जो चेकलिस्ट होती है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे पॉस स्कीम है, वॉशरूम है, और बहुत सारी जो उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी है। मानते हैं कि उसमें थोड़ा सा रजिस्टेंस आ सकता है, बट जब आप ये बेनिफिट उनके लिए देते हैं और जैसे फीमेल वर्कर्स को आप डिप्यूट करते हैं, आपका जो एब्सेंटिज्म है वो कंट्रोल हो जाता है, 100% कंट्रोल होता है। एब्सेंटिज्म और अल्ट्रेशन उनका 1, 2 या 3% से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ टैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, और ये काफ़ी HR ने आजमाए हुए हैं। तो जैसे हमारा जो ग्रुप का डिस्कशंस होते हैं, HR के जो डिस्कशंस होते हैं, तो हर कोई बंदा अपना थॉट शेयर करता है। जब वो अपने थॉट शेयर करते हैं तो वो चीज़ एक क्रक्स में वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज
कोई इतनी आसानी से नहीं देगा। क्योंकि हम HR फ्रेटर्निटी हैं तो हमारा ये एक कोशिश है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों को भी वो नॉलेज मिले जिससे कि आपको सपोर्ट मिले। अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ ये है कि हम अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप 10 में से अगर 2 बंदों के साथ, 2 HR के साथ भी अगर ये जो टेक्निकल पॉइंट्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मैन पावर रिटर्न करने के लिए, अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और एट लास्ट जहाँ पर आपका प्लांट है वहाँ का जो लोकल सपोर्ट है, उस लोकल सपोर्ट से आप ज़रूर सपोर्ट मांग के रखिएगा। क्योंकि एक जो लोकल सपोर्ट है, जैसे आप कुछ प्लांट्स रिमोट लोकेशंस में होते हैं तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है रन करना, लेकिन वहाँ के जो लोकल सपोर्ट्स हैं उनसे आप ज़रूर कनेक्ट करिए, उनसे ज़रूर आप अपना सपोर्ट मांगते रहिएगा। क्योंकि एक वो लोकल सपोर्ट ही आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब कंपनी वहाँ पर उनके एरिया में है और वो आपको सपोर्ट करेंगे तो उनका भी तो डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और जनरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं होली पे और वेडिंग सीजन्स पे, चाहे वो दिवाली पे हो, चाहे होली के बाद हो, हार्वेस्टिंग सीजन पे हो, इसमें जो मैन पावर का एकदम जो डाउनफॉल आ जाता है, जब आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी उससे। और ये प्रैक्टिकल है और मैं चाहूँगा कि जिस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और अगर आपको वो समझ में आ रही हैं और आपको अगर कुछ लोगों को बेनिफिट हो जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। और इस तरह से मैं और भी आपको जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं HR के वो आपको सपोर्ट करूँगा, आपको शेयर करूँगा इस तरीके से। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें रह गई हों जो आपकी और क्वेरीज हैं, कुछ किस तरह से इसको कर सकते हैं, क्या कर मतलब किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9899816272। इस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने आप कमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेरीज हैं, जैसे आपको कुछ और जानना हो तो आप अपने कमेंट में मेरे कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर और वीडियो बनाऊंगा और आपकी चीज़ें सॉल्व करूंगा। और आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप मैन पावर को रिटर्न करने में आपको ये वीडियो से सहायता मिलेगी। जो टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आई एम डेफिनेटली मैं उसको समराइज़ करना चाहूँगा एंड में। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो मैन पावर जैसे यूपी बिहार की 90% होती है, तो उनको रिटर्न करने के लिए अटेंडेंस इंसेंटिव है या मील बेनिफिट्स हैं, फिर लीव प्लानिंग कर सकते हैं, बल्क हायरिंग कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, मैनेजमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं और माई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन हेड या प्लांट हेड का सपोर्ट इसमें रहता है। जिन बंदों ने लीव कैंसिल की उनको आप मोटिवेट करें, जिन बंदों ने लीव लेने के बाद लीव टाइम पर वापस आए आप उनको मोटिवेट करें, अपने जो मैन पावर सप्लायर हैं उनको सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें और साथ साथ में अगर हो सके तो फीमेल वर्कर्स को भी आप इंट्रोड्यूस करें जिससे कि आपको सपोर्ट मिल सके, लोकल पीपल का सपोर्ट लेके। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल अपनाए गए हैं। मेरे और आप जैसे HR इसको अपना रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी, ये वीडियो काफ़ी हेल्प होगा। और अगर इस वीडियो में आपको मैंने कुछ बताने में सक्षम रहा हूँ, मैं आशा करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेटर्निटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि उनको इस वीडियो के बारे में पता चले, इस टेक्निकल टैक्ट के बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच।